सेंट्रल मेटल इनका काम है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। लोन पेयर ये बेटा एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम लिगेंड्स। ठीक है, किससे एक्सेप्ट कर रहे हैं? फ्रॉम लिगेंड्स। और जो भी चीजें लोन पेयर ले रही हैं वो लुईस एसिड कहलाती हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में ये बॉन्ड है कोऑर्डिनेट, और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। सेंट्रल मेटल की दो तरह की वैलेंसीज होती हैं जिनको हम कह देते हैं प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बेटा प्राइमरी वैलेंसी इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो चार्ज है, और कॉमन सेंस की बात है अगर ये चार्ज है तो ये आयोनाइजेबल है। चार्ज का मतलब ही होता है जिसको आप हटा सकते हैं, आयनाइज कर सकते हैं वो चीज। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा बेसिकली है बेटा, अब देखो आवाज आ रही है। और ये जो है थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज दे आर। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल है। इससे हाइब्रिडाइजेशन या शेप हम डिटरमाइन करा लेते हैं या निकालते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है हाइब्रिडाइजेशन शेप से। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सोच के बताइएगा कि सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है, किससे फुलफिल्ड होती है। तो सेकेंड, वेरी गुड, लेकिन एक बार थोड़ा और सोच के बोलना है। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय, ये आपको समझ में तो आ ही गया कि सेकेंडरी वैलेंसी ये लिगेंड्स सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो आपको ये कहना है दे आर सेटिस्फाइड बाय आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये होंगे हमेशा कहां? इस स्फीयर के अंदर। तो इट इज सेटिस्फाइड बाय the substances present in coordination sphere, they may be whatever the charge, कोई भी चार्ज हो, न्यूट्रल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इससे मतलब नहीं, they should be present in coordination sphere। ठीक है, शेप कहने का मतलब होता है कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अभी आगे पढ़ेंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है, तो ये लिगेंड्स यहां लगे हैं। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या ये हाइब्रिडाइजेशन आई, तो ये लिगेंड्स के सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से आई, ना कि चार्ज की वजह से आई। तो हाइब्रिडाइजेशन शेप में ये है। तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड दे मे बी ऑफ एनी चार्ज। और बेटा प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय चार्ज्ड सब्सटेंसेस व्हिच मे बी प्रेजेंट। अब जैसे ये आयरन का चार्ज +2 है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये यहां से भी सेटिस्फाई हो सकती है, यहां से भी, यहां से भी, इससे कोई फर्क नहीं है। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय चार्ज स्पीशीज, क्योंकि इस पे चार्ज है तो दूसरे चार्ज वाले ही इसे सेटिस्फाई करेंगे। और इसका जो अपोजिट चार्ज है वो ब्रैकेट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आया? प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय चार्ज स्पीशीज which may present in the coordination sphere or ionization sphere। फिर से समझो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में सेटिस्फेक्शन में कहां है? इट इज सेटिस्फाइड, इट इज कंप्लीटेड बाय चार्ज स्पीशीज। ठीक है, which may present, ये कहां प्रेजेंट हो सकते हैं? इन कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन स्फीयर, ये दोनों में कहीं भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन में भी और आयनाइजेशन में भी। दे आर, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी हैं
दे आर सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, और जैसा कि मालूम है लिगेंड प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ओनली, और इट मे बी, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, ये कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी, न्यूट्रल भी और पॉजिटिव। बोलो बच्चों क्लियर है? मिटा दें, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर है। तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया है तो हमें काउंट कर लेते हैं, नहीं कर लेते, उसे देखने के लिए एक हेडिंग बना रखी है, उस हेडिंग का नाम लिख लीजिए। उससे ये मुझे पता लगेगा कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी निकालना आया या नहीं आया। देखिए बेटा, इस हेडिंग का नाम है EAN रूल, ठीक है, EAN रूल। बच्चों EAN की फुल फॉर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। हो सकता है इनिशियली ये प्रूफ करना था ना कि कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबल होते हैं या आयनाइज क्यों नहीं होते, तो एक आध साइंटिस्ट ने इसके लिए EAN रूल निकाल दिया है। क्या है EAN रूल? भाई अगर मेरे को भी आपको समझाना हो कि ये चीज ज्यादा स्टेबल है तो कैसे समझा सकता हूँ इजीली, बड़े आराम से तुम्हें, जिसे कहते हैं ना, समझाया जा सकता है कि ये स्टेबल है। जैसे मैं कहीं से ये रिलेशन निकाल दूं कि देखो बेटा इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, 36 हो रहे हैं, 54 हो रहे हैं, 86 हो रहे हैं। अगर मैं ये चीज दिखा दूं किसी में भी टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो रहे हैं, और 18 तो आर्गन में होते हैं, आर्गन नोबल गैस है, नोबल गैस स्टेबल है, इसलिए ये भी स्टेबल है। 36 हो गए, क्रिप्टॉन है, ये स्टेबल है। तो किसी एक साइंटिस्ट ने इनिशियली ये समझा दिया कि इनर्ट गैस के सॉरी, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों है। उन्होंने कहा जरा इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। यहां ध्यान से देखना, वर्ड लिखा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आपको मालूम है एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब 20 से इसे हटा दो। इन्होंने कहा टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बाद जितने होंगे उस नंबर को हम कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इन द कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल हैविंग व्हाटएवर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नंबर इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फिर से देखो क्या कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं K4FeCN6 है। आपको यहां मालूम है आयरन सेंट्रल मेटल है, आयरन पे आउटर मोस्ट में, सॉरी, आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 26। यहां तक क्लियर? अब आयरन का आपने यहां वन वैलेंसी निकाली, प्राइमरी वैलेंसी निकाली और सेकेंडरी वैलेंसी निकाली। कोई बच्चा बताएगा यहां आयरन की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? वेरी गुड। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, ठीक है, चार्ज +2 आएगा। सेकेंडरी वैलेंसी भी बता दो बेटा कितनी है? वेरी गुड। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और एक लिगेंड एक लोन पेयर देगा तो 6 लोन पेयर आ रहे हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। यहां तक समझ में आया? फिर से देखते हैं, एटॉमिक नंबर 26, यानी आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, +2। ये +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छूट गए या आ गए? प्लस का मतलब लॉस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो। ये 6 लोन पेयर छूट गए या आए हैं? आए हैं। 6 लोन पेयर आए हैं मतलब 12 इलेक्ट्रॉन आए। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब ये अगर इसे आप ऐड करें तो ये आ गया 12 - 2 + 26, 10 + 20 36। 36 इज नोबल गैस, ये नोबल गैस होती है, बोले इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। बट there is no relationship between stability and EAN rule। ये दिया जरूर गया था लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं है। फिर भी जहां जहां अटक जाएंगे और हमें वो कहेगा अरे सोचो क्या कॉमन सेंस लगा सकते हैं, तो कॉमन सेंस ये लगाएंगे कि हाँ भैया, यहां जैसे उसने कहा ना CN का नंबर बताओ कितना आना चाहिए। सपोज एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया CN कितने आने हैं, ठीक है, या वॉट एवर कोई और क्वेश्चन, और तब हम EAN रूल की हेल्प लेके कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो अब अगर मैं आपसे कहूं बताओ EAN रूल का फॉर्मूला क्या है, तो आप यहां EAN रूल का पहले फॉर्मूला क्या लिख देंगे? एटॉमिक नंबर, इसमें से क्या माइनस करते हैं? 1 डिग्री वैलेंसी,
तो उसमें क्या प्लस करते हैं, 2 इंटू 2 डिग्री वैलेंसी, ठीक है। हेडिंग लिखे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसमें डैश है लिखे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या ये ईएन रूल है क्या, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग, total number of electron in central metal, the total number of electrons in central metal after applying primary and secondary valency, the total number of electron in central metal after applying primary and secondary valency, the total number of electron in central metal after applying primary and secondary valency is termed as effective atomic number. इसे कह देते हैं effective atomic number, is termed as effective atomic number, is termed as effective atomic number. If it comes equal to, अगर हम ये मान लें कि ये बराबर आ रहा है, if it comes equal to atomic number of noble gas, अगर ये noble gas के atomic number के आसपास आता लगे, if it comes equal to atomic number of noble gas, then the complex is following EN rule. तब हम कहते हैं वो complex जो हमारा EN rule है उसे follow कर रहा है, then the complex is following EAN rule, ठीक है। तो EAN rule क्या है, Z minus 1 डिग्री वैलेंसी प्लस 2 इंटू 2 डिग्री या सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। और EN रूल फॉलो कब कब हो रहा है, जब Z इफेक्टिव या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54, 86 या 118 आए, ये एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस हैं। तो अगर इनमें से कोई एटॉमिक नंबर आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स EN रूल फॉलो करेगा। डन। अब हम देख लेते हैं आप EN रूल निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते, ठीक है। चलिए, इससे फायदा ये है कि वही बच्चा Z इफेक्टिव निकाल सकता है जिसको ये पता हो ये पता हो, नहीं तो निकाल ही नहीं पाएगा, दैट्स द रीजन। चलिए पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल से, ठीक है। ये लिखा है बेटा NiCO4 FeCO5, पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। एटॉमिक नंबर मैं आपको बता देता हूं, निकल इज 27, आयरन इज 26, oh sorry, iron cobalt nickel is 28 and iron is 26, करें। पहला क्वेश्चन कर लीजिए। बताया जाए, करें। देखिए यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, 1 डिग्री वैलेंसी इसकी 0 है, क्योंकि आपको मालूम है ना 4 लिगेंड इनका नाम बदल के रखा गया है। वाटर को एक्वा, NO को नाइट्रोसिल और CO को कार्बोनिल, ये CO ही तो है, तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। और अगर ये न्यूट्रल लिगेंड तो 0 है और सबका सम भी 0 है, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज है नहीं कहीं, सबका सम 0, तो 1 डिग्री वैलेंसी 0 है और यहाँ 2 डिग्री वैलेंसी 4 है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, निकल का एटॉमिक नंबर 28, माइनस 0 करने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 इंटू 4 8, तो 28 प्लस 8 इज 36, तो हम कह सकते हैं ये EN रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट इज आयरन 26, फिर वही बात, 1 डिग्री वैलेंसी 0, 2 डिग्री वैलेंसी इज अगेन दिस 7, क्या आया 26 प्लस 10 इज 36, EN रूल फॉलो हो रहा है। आया समझ, तरीका क्लियर है, ठीक। और ये मैंने आपको कल भी कहा है, 4 दिन से कहते आ रहा हूं, जिस जिस बच्चे को लीगेंड क्लियर हो गए
वो तो क्वेश्चन कर लेगा, चैप्टर कर लेगा। जो लिगेंड्स के लिए बार बार देखेगा कि ये मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है या चार्ज क्या है, उससे चैप्टर टफ लगेगा। तो इसे बार बार कह रहे हैं रिवाइज करके आइए, तभी फायदा होगा। नेक्स्ट, लेट सपोज ये लिखा है कि 3 कोबाल्ट और कोबाल्ट C2O4 twice Cl2. Iron, cobalt is 27, iron is 26 and cobalt is 27, nickel is 28, मैग्नीज 25 मैंने लिख दिया ये, एंड क्रोमियम 24। जनरली कॉम्प्लेक्स इनके ही होते हैं। जिंक इज 30, कॉपर 29, जिंक 30। आप इसके एटॉमिक नंबर याद नहीं करेंगे क्योंकि ये गिवन होते हैं एग्जाम में, एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं होती, वो गिवन होते हैं। अब आपको यहाँ, हाँ मैंने ये कब का करे या ना करे वो तो आपको बताना है। हाँ तो हो सकता है ना करे, वो तो आपको EN रूल निकालना है। अगर 36 आएगा तो फॉलो कर रहा है, 36 नहीं आ रहा तो नहीं कर रहा, खत्म। कौन? हाँ तो एग्जामिनर थोड़ी बताएगा, या उससे थोड़ी, खुद करो अपने आप, ठीक है। देखते हैं 35 आया, देख लेते हैं, हो सकता है। मैं तो रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं ना बेटा। देखिए यहाँ बच्चों, फर्स्ट पॉइंट जो अधिकतर बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे वो ये कि इसकी 1 डिग्री वैलेंसी कितनी आई। इसका प्राइमरी वैलेंसी 3 आनी चाहिए। आई होप सो आपका 3 आया हो। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं देख लीजिए। कोबाल्ट को X, पोटेशियम को +3, इसका -4 और इनका -2, ठीक है, और सबका एडिशन 0। ये -6 है तो -3 बचेगा और इसलिए 3। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, +3 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता हो, यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर +3 कैसे आएगा। नेक्स्ट, अब बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो यहाँ का सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे है 6? क्योंकि ये जो ऑक्सिलेट है ये बाइडेंटेट लिगेंड है और क्लोरीन मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट मतलब एक ऑक्सिलेट 2 लोन पेयर दे रहा, तो 2 ऑक्सिलेट से 4 लोन पेयर आएंगे और यहां से भी एक एक करके 2 लोन पेयर आएंगे, तो टोटल 6 लोन पेयर आ रहे हैं, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। अब क्लियर है। अब देखें इसका एटॉमिक नंबर 27 है, 3 चले गए और 6 यानी 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 36 ही लग रहा है मुझे। 27 इज द एटॉमिक नंबर, 3 चले गए 24 में 12 ऐड करेंगे 36, तो ये EAN रूल फॉलो कर रहा है। अभी कर रहे हैं बहुत सारे, बोलो क्लियर है। तो आपको मतलब EN रूल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये EN वही सॉल्व कर पाएगा जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले ठीक से, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ले। तो बेसिकली हमारी इच्छा यहाँ EN रूल पढ़ाने की नहीं है। क्यों? EN रूल आता भी नहीं है एग्जाम में, दे रखा है लेकिन आता नहीं है। लेकिन हमें IUPAC लिखने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए होता है, आइसोमेरिज्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए होता है, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर की प्रैक्टिस कराता है EN रूल, ठीक है। और लिख लीजिए बेटा, बात नहीं करे लेकिन पहले सिंपल लिख लीजिए, जिंक अमोनिया 4 टाइम्स सल्फेट, जिंक अमोनिया 4 टाइम्स सल्फेट। करेगा पूरा करिए ना, जब मैं बोर्ड पे एक एक चीज लिख रहा हूं आप पूरा सॉल्व करके देखिए। पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 1 डिग्री वैलेंसी, ये +2 आएगी। कैसे? जिंक X, अमोनिया 0, सल्फेट -2, सबका एडिशन 0, तो
x की वैल्यू 2 आई, तो पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। इसके बाद ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक लोन पेयर एक लिगेंड एक लोन पेयर देगा, तो 4 लिगेंड्स 4 लोन पेयर देंगे, तो यहाँ की 2 डिग्री वैलेंसी 4 आ गई। अब EAN निकाल रहे हैं, एटॉमिक नंबर 30 था, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और इसलिए 36 आंसर आ गया। ये 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 6, 30 प्लस 6 36 आया बेटा आंसर। तो बेसिकली अगर आप लीगेंड्स नहीं पहचान पा रहे, ये तो न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज है, और फिर कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, तो आपसे क्वेश्चन होना मुश्किल है। ठीक है, चलिए अब एक दो वो भी कर लें जो फॉलो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सारे ही कॉम्प्लेक्स ये रूल फॉलो करते हो। ठीक है, K3CR H2CR C2O4 3 times। क्रोमियम का अगर एटॉमिक नंबर चाहिए तो वो होता है 24। खाली ये इंपॉर्टेंट नहीं कि ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, 1 डिग्री और 2 डिग्री वैलेंसी आपकी सही आनी चाहिए। इसकी प्राइमरी वैलेंसी आपकी कितनी आ रही है, सेकेंडरी कितनी आ रही है। फिर वो रट्टाफिकेशन करेगा नहीं करेगा, जुआ खेलने आए हो तुम। खाली ये बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई, सेकेंडरी कितनी आई है, खाली तुक्के मारने बैठे। आंसर कितना आ रहा है ये बता रहा। देखिए प्राइमरी वैलेंसी 3 आएगी और सेकेंडरी वैलेंसी 6 आएगी, और EAN रूल इसका आएगा आंसर 33। चलिए देख लेते हैं कितना आ रहा है, रटना नहीं है, देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 24 है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए 21, और 6 लोन पेयर आ रहे हैं यानी 12। 21 में 12 ऐड करोगे 33 हो जाएगा। डन। तो अब हम कह सकते हैं ये फॉलो नहीं कर रहा। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉलो करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते, या कुछ नहीं करते वो भी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कुछ 1 डिग्री और 2 डिग्री वैलेंसी याद ही कर लीजिए तो आपको हेल्प करेंगी। ये हर जगह फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो कुछ 1 डिग्री 2 डिग्री वैलेंसी फिक्स है, जैसे निकेल है या प्लेटिनम है। ये देखा गया निकेल या प्लेटिनम में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 होती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है। ये अधिकतर देखा गया है, जरूरी नहीं हमेशा हो। ठीक है, और कभी कभी निकेल में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तब भी वैलेंसी 4 होती है। तो निकेल प्लेटिनम के लिए ये 1 डिग्री 2 डिग्री फिक्स है। मतलब होता क्या है ना, अधिकतर क्वेश्चन में जैसे कॉम्प्लेक्स बन के आता है हमें सेकेंडरी वैलेंसी दिख जाती है, ठीक से पढ़ाई की हो तो सेकेंडरी वैलेंसी दिख जाती है, मोनोडेंटेट लिगेंड है बाई है, सेकेंडरी दिख जाती है, प्राइमरी इनमें से ही कोई होगा, लगा के देख सकते हैं। ये निकेल और प्लेटिनम के लिए था। और ऐसे ही कोबाल्ट और क्रोमियम के लिए है कि अगर +2 है तो 6 है, +3 है, सॉरी +2 में 4 है, +3 में 6 है। सिमिलरली आयरन भी है, लेकिन आयरन के लिए चाहे वो +2 हो चाहे वो +3 हो, सबके लिए 6 है। आयरन 0 में 5 है। आयरन जब भी 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। ठीक है, सिल्वर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 2,
जिंक हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिंक में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही होता है। ठीक है, डन। अब ये कॉम्प्लेक्स जब ऐसे बन के आते हैं ना, PTEN, ठीक है, Cl2 Br2, एक मिनट रुक जाना है ना, जीरो आ रहा है। ये है जैसे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78, PT78। तो अब आपको निकालना है इसका EN। वही मतलब मेन तो हम चाहते हैं आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाए और कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो बेटा। 78 प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये याद करिए, EN 0 होता है, अमोनिया 0 होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये -4 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपके समझ में नहीं आ रहा कि जब तक लीगेंड से दोस्ती नहीं होगी ये चैप्टर भारी पड़ेगा, और अदरवाइज चैप्टर इजी है। तो ये लीगेंड के चार्ज जो बताएगा नहीं, ये याद करना होगा, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और ये -1 होता है, 4 का -4, इसलिए +4। अब हमें क्या चीज, क्या करना है, एटम का नाम चाहिए। 82 लेड होता है, 83 बिस्मथ हो गया, 86 होगी ना इनर्ट गैस नेक्स्ट 54 के बाद। 82 इज लेड, 83 इज बिस्मथ। ऑक्सीजन वाले ग्रुप में जो नीचे आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, पोलोनियम होगा। लेकिन करोगे क्या, उस एटम का नाम थोड़ी लिखना तुम्हें कहीं, बेवकूफी वाली बात करो। अब यहाँ ये लोन पेयर देगा 2, और ये 2 है, और ये लोन पेयर देगा 1, ये भी 2 है, तो टोटल लोन पेयर आ रहे हैं 6, यहाँ से 4, यहाँ से 2। तो यहाँ की 1 डिग्री वैलेंसी है 4, 2 डिग्री वैलेंसी है 6। तो इसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री वैलेंसी निकालना आ जाए। तो यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। अब अगर आप EN निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, 78 -4 +6 × 2, तो 12 - 4 is 8, 78 + 8 is 86। तो ये नेक्स्ट नोबल गैस आ रही है, तो EN रूल फॉलो हो रहा है। बोलो क्लियर है, मिटा दो। तो अब आपको जो अगर समझ में आ गया है तो मैक्सिमम जो आपको एफर्ट्स इतने क्वेश्चन में लग रही हैं, तो वो है कि आप लीगेंड मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड नहीं पहचानेंगे तो आपसे गलती होगी N कोऑर्डिनेशन नंबर, और लीगेंड का चार्ज नहीं पहचानेंगे तो गलती होगी N ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो क्लियर है, डन। और कर लीजिए 2-4।
ये हमने सिर्फ आयन दिखा दिया इस बारी, ठीक है, सिर्फ एक आयन दिखा दिया। सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47, ठीक है। कैलकुलेट EN ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47। करीब अब रटना थोड़ी है, फॉलो करेगा नहीं करेगा, आप बताओ इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? सही है। यहाँ सिल्वर का प्राइमरी वैलेंसी आप निकालेंगे कैसे? इसे आप x रखेंगे, इसे आप -2 × 2 रखेंगे, दोनों का एडिशन -3 के इक्वल रखेंगे, x = 4 -3 = 1 आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1 आएगा। वैसे भी मैंने आपको भी लिखाया था, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 होता है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड ही है। अब 47 - 1 + 2 × 2, ये मोनोडेंटेट है 4, यानी टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 50 हो जाएगा, ठीक है। नहीं करेगा, 54 है नोबल गैस, ये नोबल गैस नहीं आ रहा। डन। बोलो क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया कैसे निकालना? तो अब इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर में प्रैक्टिस करेंगे। अब बच्चों हम पहली हेडिंग पे शिफ्ट हो सकते हैं। हमारी पहली हेडिंग कहलाती है इस चैप्टर की IUPAC नोमेनक्लेचर। मतलब हम नोमेनक्लेचर से स्टार्ट कर रहे हैं। बुक वाले एक हेडिंग और बना देते हैं कि कॉम्प्लेक्स फ्रेमिंग कैसे करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स और नोमेनक्लेचर सीख जाओगे, फ्रेमिंग अपने आप आ जाएगी, ठीक है। नाम कैसे लिखना है, क्या हो गया, टाइम हो गया क्या? चलिए, नोमेनक्लेचर के लिए 3 रूल्स हैं। पहला रूल है कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट, ठीक है, फॉलोड बाय एनाइन। कैटाइन नेम्ड फर्स्ट, देन एनाइन, ठीक है, देन एनाइन। पहले कैटाइन को नाम करेंगे, फिर एनाइन को। कैटाइन नेम्ड फर्स्ट, देन एनाइन। मतलब क्या है इस रूल का? देखो बेटा, जैसे ये है, एक जनरल वर्ड लिखा है मैंने, या ये लिखा है, और मैं आपसे कहूं कि इसका नाम पढ़ो, ये मत पढ़ना NH4Cl, इसके नाम में क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड। तो इट इज अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम पढ़ो, इसका नाम क्या पढ़ते हो? सोडियम एसीटेट, ये पढ़ते। चेक इट, आपने किसे पहले पढ़ा? आपने यहाँ पे इसे पहले पढ़ा, यहाँ पे इसे पहले पढ़ा। दैट मीन्स ये हमारा इन जनरल ट्रेंड बना हुआ है कि हम पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं, फिर एनाइन, चाहे कुछ भी हो। मतलब फॉर्मूले में कोई भी कैसा हो, IUPAC नेम जब भी या नेम जब भी पढ़ते हैं तो हम कैटाइन जो होता है वो पहले बोलते हैं, एनाइन जो होता है उसे बाद में बोलते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन को बाद में बोला है, एसीटेट को बाद में बोला है, अमोनियम को पहले बोला, सोडियम को पहले बोला। तो कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट। बेटा कैटाइन का मतलब क्या है? जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, दान किए, दानी है। दानी का नाम हमेशा पहले ही आता है, भिखारियों के बाद में आता है। इज इट क्लियर? दानी इज नेम्ड फर्स्ट, देन भिखारीज आर नेम्ड, है नहीं? पॉइंट समझ में आ रहा है? आप देखो यूजुअली कार्ड्स पे, इस पे, उस पे मिसेज एंड मिस्टर लिखा होता है ना, या किसी भगवान का नाम ढूंढोगे तो आपको ऐसे लगेगा पहले माता जी का नाम ही आएगा, फिर पिताजी का नाम आएगा, व्हाटएवर। अब एक आध ढूंढ लाते हैं, फिर भी शिव पार्वती कहते हैं। सर आप तो कह रहे थे कि पहले महिलाओं का नाम आता है, पार्वती शिव आना चाहिए। फिर मैं उन्हें कहता हूँ चनकट मारूंगा, तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ग्रंथ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुम वहां लौट के चले आ रहे, यहाँ ये वहां ये। वो तो एक आध कोरिलेशन मिल गया तो हमने कह दिया कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनाइन, यहीं तक रिस्ट्रिक्ट रहो। मतलब यहाँ का कोई एक्सेप्शन मिले तो समझ में आता है कि आपने कहा कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट, लेकिन सर देखो ये कंपाउंड है, इसमें एनाइन पहले बोला गया, तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई कहे कि आप तो कह रहे थे
महिलाओं का पहले नाम आता है, फिर पुरुषों का नाम आता है। शिव पार्वती में तो शिव जी पहले आ गए। अब ठीक है, तो अब चनकट पड़ेगा तेरे, तू केमिस्ट्री नहीं इधर उधर की बातें कर दिया। इधर आ जा। तो कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट, एनाइन इज नेम्ड देन। इसका बेटा मतलब क्या है, इसे एक बार फिर समझो। इसका यहां मतलब क्या है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स हैं। आपको याद आया, ये हमारे कॉम्प्लेक्स हो सकते थे। ठीक है, ये आपको पहले दिन बताया था कि कॉम्प्लेक्स 4 तरीके के, कौन कौन से? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, एनाइनिक, न्यूट्रल। और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या था कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटाइन है, बाहर सिंपल एनाइन होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन है, बाहर सिंपल कैटाइन होगा, यहां कोई नहीं होगा, ये था। तो ये जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं, इस पहले पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा आएगा तो पहले हमें इस आयन का नाम लिखना पड़ेगा, बाद में इसकी सोचेंगे। अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स आएगा तो पहले हमें इस आयन का नाम लिखना पड़ेगा, बाद में इसकी सोचेंगे। इसमें तो कैटाइन का चक्कर ही नहीं है, बात खत्म। अगर ये कॉम्प्लेक्स आएगा तो जो भी पहले लिखा है उसे कैटाइन मानेंगे, इसका नाम पहले लिखेंगे, बाद में इसका लिखेंगे। समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनाइन। हमारी केमिस्ट्री में, हमारे लिए इस चैप्टर में क्या मतलब है कि ये 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं। तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में ये पहले लिखा जाएगा, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में ये पहले लिखा जाएगा, और कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में ये ब्रैकेट पहले लिखी जाएगी। बोलो क्लियर है? लिख लिया जल्दी से, लिखो जल्दी से। कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनाइन। कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनाइन। ये चारों एज इट इज लिख लेना कि अब लैंग्वेज में जो लिखना चाहता हो, इन कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेम्ड फर्स्ट। इन एनाइनिक कॉम्प्लेक्स द सिंपल कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट। In cationic anionic complex, the first coordination sphere is named first. Done? मिटा दो। अब हमें बात करनी है कि हम ये जो बड़ा वाला एनाइन या जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं हाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेम्ड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम कैसे लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मेन आईयूपीएसी यही है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना। हाँ भैया, कॉमन सेंस है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 ही योद्धा हैं, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगेंड, है ना। ये 2 ही चीजें हैं। पहले आईयूपीएसी नेम किसका लिखेंगे, लिगेंड का या सेंट्रल मेटल का? तो ये आपकी एक मिसकंसेप्ट है बेटा। अभी हमने समझाया, आप भूल गए। अभी हमने समझाया, आप भूल गए। अभी समझाया कैटाइन नेम्ड फर्स्ट, और इसे एलोबरेट करके समझाया। दानियों का नाम पहले आता, भिखारियों का बाद में। भैया इनमें दानी कौन है? लिगेंड्स दानी है, ये थोड़ी दानी है। ये लोन पेयर इससे या ये लोन पेयर इन्हें दे रहे हैं, तो यहाँ तो लिगेंड का नाम पहले आएगा, फिर सेंट्रल मेटल का। तो अगला पॉइंट लिखते हैं, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। अब क्या हो गया तुम लोगों को? मार डालो उसे जल्दी से। बंदूक नहीं, कत्ल कर दे उसका, है? बंदूक से गोली मार दे, नहीं छुरी से गोली मार दे। ठीक है, ये ले एक और आया, वो छुरी से गोली मारने को तैयार है, वो बाहर जा रहा है। हाँ बस ठीक है, लिखो जल्दी से। अरे भाई पढ़ाई कर लो। इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय कैटाइन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड को पहले लिखना है, फिर कैटाइन को। इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल। कैटाइन वर्ड गलत बोल गया मैं। लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल। अब हमें बात करनी है कि लिगेंड्स का नाम लिखने के लिए क्या तरकीब है, मतलब लिगेंड्स का नाम कैसे लिखा जाएगा। बच्चों ये जो लिगेंड्स होंगे ये बेसिकली या इन जनरल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखे होंगे। इन जनरल, हमेशा नहीं कह रहा हूं, इन जनरल मतलब 2-4 का नाम छोड़ दो तो बाकी सबका जो अपना पहला लेटर है वही नाम का पहला लेटर है। जैसे CN ग्रुप है तो साइनाइड है, CN, और नाम में भी क्या आता है, साइनो। ये भी सी है, ये भी सी है, कोई दिक्कत नहीं।
और दो चार घटिया टाइप के हैं, जैसे एक H2O है, लिखते समय तो H लिखते हैं लेकिन बोलते एक्वा है। तो समझ में आ रहा है? तो इनके लिखने और बोलने में अंतर है। लिखने का लेटर कौन पहले है? H, लेकिन बोलने का लेटर कौन है? A। वो आया कहां इसमें? कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हें पता है फिर भी तुम पंगे ले रहे हो हैं? मैं पहले ही कहा था, जब तुम खुद ही कह रहे हो थोड़ा हिला हुआ है और फिर भी तुम पंगे ले रहे हो। और कुछ नहीं, तो पीछे मुड़ दो झापड़ मार दे खींच के, मैं कह दूंगा देखो गलती तुम्हारी है, तुम ही छेड़ रहे थे, तुम्हें मालूम है वो हिला हुआ फिर, है ना? तो ये रहा H2O, ये एक्वा। बच्चों जरा समझने की कोशिश करो क्या समझा रहा हूं। पता है लीगेंड्स जब एक से ज्यादा होते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है लीगेंड्स में कि भैया कोई नेगेटिव तो नहीं है, कोई न्यूट्रल तो नहीं है, कोई पॉजिटिव तो नहीं है। इसलिए नहीं उसका नाम पहले लिखना ना। अगर नेगेटिव लीगेंड होगा तो आखिरी लेटर O लगाना होगा, न्यूट्रल होगा तो SH और पॉजिटिव होगा तो IUM। तो लीगेंड देखते ही पहले ये डिसाइड करेंगे कि O लगाना है, IUM लगाना है या SH और 4 एक्सेप्शन तो नहीं, पहले ये देखें। ठीक है, तो लीगेंड्स के लिए हमने 4 या 5 पॉइंट बना रखे हैं। तो लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन यानी सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट आएगा A। तो सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट A क्या आया कि सबसे पहले ऑब्जर्व करना, लिखना नहीं है, खाली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसे डायजे के लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट के सब पॉइंट में द नेगेटिव लिगेंड्स आर एंड्स, द नेगेटिव लिगेंड्स आर एंड्स विद लेटर K in IUPAC name. The negative ligands are ends with letter K in IUPAC name. और क्या, बालाजी प्रोडक्शन थोड़ी चल रहा है किरण आ जाएगी, वही आएगा। इतना पढ़ाया तो वही था, अभी के कह दिया तो इसका मतलब थोड़ी के लिख लोगे। तो नेगेटिव लिगेंड एंड विद लेटर O इन IUPAC नेम। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? फिर लिख लीजिए। अब इसको आगे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। द न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड, द न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच except for, the neutral ligands are named as such except for, ये भी आप पढ़ चुके हो, except for। ठीक है, the positive ligands are named with IUM। अच्छा, NCERT ने यहां लिखा हुआ है न्यूट्रल एंड पॉजिटिव लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच। NCERT ने दोनों के लिए एक साथ लिख दिया है क्योंकि पॉजिटिव लिगेंड उन्हें मालूम है ज्यादा है ही नहीं, तो उन्होंने कह दिया है न्यूट्रल एंड पॉजिटिव आर एज। चलो ठीक है, इतना IUPAC रह गई, हम चाह रहे थे आज खत्म कर लें लेकिन चलिए कल ही कर, है ना? कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे होता है।